ताना बाना में आपका स्वागत है। अणुशक्ति जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। जी। हालांकि रॉयल्टी से जुड़ा ये विवाद कोई नया नहीं है, हम लगातार इस तरह के एपिसोड सुनते देखते आ रहे हैं। शिकायत प्रकाशकों से हमेशा रही है, प्रकाशक लेखकों का शोषण करते रहे, ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन जब कोई 86 साल का बुजुर्ग कवि इस तरह से कातर स्वर में ये चीज़ें कहता है, और ख़ासतौर पे जब उसकी माली हालत भी अच्छी ना हो, और वो कवि स्थापित हो, लेखक स्थापित हो, जिसकी रचनाएँ राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हुई हों, उसको अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर कसा जाता हो, तब चिंता होती है कि ये वाक़ई में बहुत गहरी समस्या है। ये जो प्रसंग उठा है विनोद कुमार शुक्ल जी के मार्फत, इसको हम किस रूप में देखें? क्या नए संदर्भ में कुछ अलग तरह से देखा जा सकता है इसको? इस सवाल के लिए शुक्रिया मुकेश जी। आपने एक पंक्ति कही कि प्रकाशकों द्वारा लेखक का शोषण कोई नई बात नहीं है। हमारे साथ एक प्रकाशक बैठे हुए हैं और वे इतने हिम्मतवर भी हैं कि इस कन्वर्सेशन में हिस्सा लेने के लिए शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगी, और वैसे भी हिंदीum का ने अपना एक अलग लीग स्थापित किया है, इसके लिए भी मैं उन्हें शुक्रिया कहना चाहूँगी। कम से कम आपको ही कुछ लोग फॉलो करें। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि 86 साल का बुजुर्ग, और बुजुर्ग ने अपनी चिंता बताई। बुजुर्ग को कोई मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जब अपनी चिंता मानव कौल को बताई होगी तो वो उसके बारे में कोई हंगामा या किसी पर आरोप लगाना चाहते होंगे। उन्होंने अपना एक दुख बताया, जो दुख हम सब का है। अगर मैं आज अपनी नौकरी छोड़ दूं, जो कि कहीं पे मैं काम करती हूँ, नौकरी छोड़ दूं, तो मैं मेरे पास जितने पैसे रॉयल्टी के आए हैं उतने में हफ्ता नहीं चला पाऊंगी। और ये मैं ही नहीं, ये चंदन भी यही बात कहेंगे। लगभग ये हम सब की, मतलब जो हिंदी के लेखकों की ये आम समस्या है। हमने पीछे भी निर्मल वर्मा वाला पूरा देखा था, जिसमें कि उनकी किताबों की रिकवरी वाला भी भेज दिया गया था। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं ना, तो एक हम इस पूरी घटना को एक पैटर्न के तौर पर चलते चले देखते आ जाते हैं, जिसमें प्रकाशकों के पास उत्तरोत्तर धन की वृद्धि होती चली गई। लेखक जो है वही गरीब का गरीब रह गया। लेखक है करता क्या है वाला जो क्वेश्चन मार्क है उसके साथ हमेशा रहा, क्योंकि लेखक के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं कि वो लेखक के साथ कुछ और ना करे। आई मीन उसको हमेशा कुछ ना कुछ करना पड़ता अपना जीवन यापन चलाने के लिए। हमने विद्रोही जी को देखा है। विद्रोही जी की कविताओं को हम उक्ति सूक्ति बना करके टांगते हैं और विद्रोही जी की कविताओं पे बात करते हैं, पर विद्रोही जी का जीवन कैसा था? उनके पास क्या था? रॉयल्टी के तौर पर उनके पास क्या आया? अगर हम यही बात कहेंगे तो वो कह देंगे कविता की किताबें तो बिकती ही नहीं। तो भाई आप छापते क्यों हैं? जब बिकती ही नहीं, आप नई कविताओं की किताबों के पीछे आप भागते क्यों हैं? तो पूरा का पूरा घटना, जो मैं इस पूरे घटनाक्रम को मैं इस तौर पर देख रही हूँ कि सामने एक जैसे कि आप ये देख लीजिए, शोषण और शोषक का एक कंप्लीटली जो एक लिंक होता है ना, वो लगातार बनता चला गया है, जिसको ब्रिज करने की एकाध कोशिशें हुई बीच में कई बार, और या फिर जिसको डिस्कनेक्ट करने की भी कोशिशें हुई कई बार, पर वो आवाजें या तो दबा दी गई या फिर उन आवाजों के साथ को कोई मजबूत साथ नहीं मिला। उस वक्त सोशल मीडिया जैसा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था जहां पर इतने हंगामे किए जा सके, खड़े किए जा सके। तो इसको मैं विनोद कुमार शुक्ल जी ने अपनी पीड़ा बताई, अपनी पीड़ा को जाहिर करना चाहते थे कि 14 नौकर की कमीज और दीवार पर खिड़की रहती थी। बाकी किताबों को छोड़ भी दे, ये दो किताबें लगभग अमूमन हर घर में होती हैं। मैं आपको अपने घर का एक इंसिडेंट बताऊंगी कि 2015 से पहले मेरी भाभी जो है वो पढ़ती नहीं थी। फिर उसके बाद उन्होंने वो सबसे पहली किताब ले गई नौकर की कमीज पढ़ने के लिए मेरे पास से, और उसने कम से कम 5 किताबें बांटी हैं लोगों को। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 1100 के संस्करण। तो ये सारी चीजें जो हैं बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, मतलब बहुत सारी गुत्थियां आपस में उलझी हुई हैं। जी, कह दीजिए कि लगातार जो चीजें खाई जा रही थी उस पर उनकी पीड़ा ने एक सवाल, क्वेश्चन मार्क तैयार कर दिया। जी चंदन जी, ये सवाल जो विनोद कुमार शुक्ल जी के मार्फत खड़ा हुआ है, ये सवाल बार बार खड़ा होता रहा है, और बार बार इसको, ये जो रिश्ता है प्रकाशक और लेखक का, इसको परिभाषित करने की, इसको पारदर्शी बनाने की, इसको थोड़ा सा अनुशासित करने की कोशिशें होती रही, लेकिन कभी सफल नहीं हुई। इसमें लेखकों की कमजोरी रही है या प्रकाशकों की कमजोरी रही है? लेखक तो एक बेचारा जीव जैसा रहा है, वो इसी में एहसान से दब जाता है। अगर कोई अच्छा प्रकाशक उसकी रचना छाप दे, भले ही रॉयल्टी न दे, कम दे,
उस स्थिति में भी जो निर्भरता है लेखक की प्रकाशक पर, क्या यही इस शोषण के जाल की मुख्य धुरी है? मुझसे पूछा है ना आपने? जी जी। ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंस हुआ है, इसको मैं उस लेंस से नहीं देख पा रहा हूँ, शोषण और शोषक वाले से। ये और कई बार क्या होता है ना कि हमें अपने रेटरिक को चेंज भी करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। तो जैसे मान लीजिए लेखक ने कहा कि उसे रॉयल्टी कम मिली है। पहली बात तो कि लोग ने कम पे ध्यान नहीं दिया, नहीं मिली वाले पे ध्यान ज़्यादा दे दिया। तो उसके जवाब में प्रकाशकों ने अपना दिखा दिया कि भाई हमने आपकी इतनी किताबें छापी थी। तो वह कोई विवाद नहीं हुआ। विवाद क्या होते हैं कि विवाद होता है, फिर विवाद बढ़ता है, फिर विवाद गहराता है, तो वह एक क्लोज चैप्टर हो गया। मेरे लिए इस पूरे प्रसंग में एक बहस का एस्पेक्ट ये दिखा कि जब लोगों ने कहना शुरू किया कि एग्रीमेंट, कि भाई हमने तो एग्रीमेंट किया है, तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि विनोद कुमार शुक्ल ने एग्रीमेंट न किया होगा, उन्होंने भी एग्रीमेंट किया होगा। और वे दोनों प्रकाशन जो हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल हैं एग्रीमेंट और अपने चीज़ों को निभाने के मामले में। तो इसलिए मैंने, और पहली बार जबकि 4 किताबें मेरी खुद हार्ड कॉपी में मतलब पेपर में और 2 ऑनलाइन बिंज में किताबें छपी हैं, 6 एग्रीमेंट मैंने भी साइन किए होंगे, लेकिन पहली बार मैंने एग्रीमेंट को सीरियसली पढ़ना शुरू किया कि आखिर में एग्रीमेंट को लेकर प्रकाशक इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। एग्रीमेंट तो दोनों का हुआ है, सो व्हाई पब्लिशर इज यूजिंग दिस एज फोर्ट। वो क्यों इतना कॉन्फिडेंट क्यों है अपने एक एग्रीमेंट को लेकर। और तब मैंने पाया कि इस पूरी बहस में अगर कोई गुंजाइश निकलती है तो वह एग्रीमेंट पे ही है। हालांकि इसको डिरेल करने की भी कोशिशें हुई कि छोटे प्रकाशकों पे बात करो, नए प्रकाशकों पे बात करो। मतलब ये भी बात आई कि जब भी कोई बात आती है तो राजकमल और वाणी पे ही बात होने लगती है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, जो चमकते सितारे होंगे, जब आप फिल्म इंडस्ट्री की शिकायत करते हैं तो सबसे पहले अमिताभ की शिकायत करेंगे। तो वैसी स्थिति में जो चमकदार लोग हैं भाई, फूल भी उनके पास आएगा और कीचड़ भी उन पे आएगा, उससे आप बच नहीं सकते। लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा। मैंने अपनी बातचीत में जो भी मैंने लिखा, तो एक चीज मैंने कॉन्शियसली थोड़ा सा रखा कि मुझे इसको डिबेट की शक्ल देनी है, बहस का इस रूप है ये। और उसमें मैंने पाया कि एग्रीमेंट जो है वो की कंसर्न है, और एग्रीमेंट जो है वो पब्लिशर्स की तरफ टिल्टेड नहीं है, बेंड है। वो पूरा पब्लिशर का लैंग्वेज है, वो पब्लिशर का माउथ पीस है एग्रीमेंट। वो जो एग्रीमेंट की डिक्शनरी वाली परिभाषा होती होगी जिसमें बराबरी की बात होती है या सहमति की बात होती है, तो सहमति के लिए अगर सिर्फ और सिर्फ हस्ताक्षर सबूत है तब तो सहमति मानी जा सकती है वो, लेकिन वो पूरा उसका स्ट्रक्चर प्रकाशक के फेवर में होता है। और यही शायद वो पॉइंट है। इसी बिना पर सब लोगों ने कहा कि हमारे तो इतनी किताबें छपी हैं, आपका ये एग्रीमेंट है, आपका ये हिसाब है। आप एक और बात ध्यान देंगे कि अगर एग्रीमेंट वगैरह वाली बातें इतनी फुल प्रूफ होती तो भी या तो रिस्पेक्ट में या चाहे जैसे भी, किसी प्रकाशक ने ये नहीं कहा कि हमने इतनी किताबें छापी इसलिए आपको इतनी ही रॉयल्टी दी। सब अपनी बात यहीं पे खत्म कर देते हैं कि हमने इतनी छापी, हमने इतनी छापी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये कब हुआ कि रॉयल्टी जो कभी किसी जमाने में 15% पे तो मैंने ही साइन किया हुआ है, तो मुझसे पहले के, बहुत पहले के लोग हैं ये लोग, वो रही। अच्छा, लोग कहते हैं कि हार्ड बाउंड पे 15%। सवाल है कि भाई जिस समय जिस दौर पे जो चीज है उस दौर के हिसाब से छपी है। पहले के जमाने में हार्ड बाउंड ही छपता था, और उसमें भी प्रकाशकों की ही जिम्मेदारी है। बड़ी अच्छी अच्छी किताबों की, मतलब ये एक ऑफ बीट बात है, लेकिन बड़ी अच्छी अच्छी किताबों के लिए हम लोगों ने 4-4 साल वेट किया कि पेपर बैक आएगा तो पढ़ेंगे। क्योंकि उस समय 2003 में 4 में जब हम लोग BA में थे
तो एक एक उपन्यासों के दाम 375 और 475 रुपए हुआ करते थे। उस समय ये एक बड़ी वैल्यू थी। तो सवाल ये है कि ये जो एग्रीमेंट बनता है वह जी किसके लिए बनता है? रॉयल्टी का परसेंटेज, मैं थोड़ी बात को यहाँ पर अपना एक सेप दे दूं कि रॉयल्टी के परसेंटेज से लगाए दूसरे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ इस तरीके से बिल्टअप हैं कि आपको पब्लिशर, जैसे अब मान लीजिए ट्रांसलेशन की बात है, तो ट्रांसलेशन में पब्लिशर कहता है कि ही विल हेल्प यू, ही विल सपोर्ट यू, लेकिन कायदे से न उनका वैसा स्ट्रक्चर होता है कि उसमें सपोर्ट करेंगे वो, उनका एक सहृदयता होती है, लेकिन उसके बदले आपको जब भी ट्रांसलेशन की बात करनी है तो पब्लिशर के पास जाना होगा। मतलब साइन वो करेगा, ही विल गिव यू द ऑर्डर कि आप जाओ इसको अनुवाद कराओ, अल्टीमेट ऑर्डर। मंचन, सिनेमा, तो वो रेशियो चाहे जो भी हो, 80-20 का हो चाहे जैसे भी हो, लेकिन सारे अधिकार किताब पे तो दिखता है सी इंटू सर्किल कॉपीराइट लेखक, लेकिन एग्रीमेंट में वो सारा कुछ प्रकाशक के पास होता है। जी अभी एक और बात, इसमें लोग कह रहे हैं कि आप नेगोशिएट कर सकते हो, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन नेगोशिएशन की नौबत क्यों आए? क्यों ना ये चीजें शुरू से ओपन में रहें, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा क्या कोई सिस्टम डेवलप हो सकता है कि एग्रीमेंट लेखक बनाए और उस पर हस्ताक्षर प्रकाशक करे? तो मेरे लिए इस पूरे मामले में बहस का मुद्दा ये रहा और मैंने इसी पर अपने आप को जी फोकस रखा है। जी शैलेश जी, एक मुद्दा तो जी एग्रीमेंट का आपने बताया चंदन जी ने, लेकिन सवाल ये है कि एग्रीमेंट भी होते हैं, इसके बावजूद ये पता नहीं चलता कि सचमुच में प्रकाशक जितनी प्रतियां छापने की बात कर रहा है उतनी ही छापी गई हैं, उससे ज्यादा छापी गई हैं, रॉयल्टी जितनी की दी जा रही है उतनी ही छापी गई हैं या नहीं छापी गई हैं। एक जो ट्रांसपेरेंसी इस लेवल पर भी होनी चाहिए वो भी नहीं होती है। तो कम छपी बताकर कम रॉयल्टी देना, ये भी एक प्रवृत्ति प्रकाशकों में रही। हम इन दो प्रकाशकों की बात नहीं कर रहे, हम एक जो पूरी इंडस्ट्री का, प्रकाशन इंडस्ट्री का एक रवैया है, जो चलन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। आपकी टिप्पणी? देखिए, जो मैं अपनी टिप्पणी देने से पहले चंदन जी वाली बात को एक लाइन में मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने ये कहा कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा करना चाहिए कि लेखक एग्रीमेंट बनाए और प्रकाशक साइन करे। ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट बना सकता है और कोई भी साइन कर सकता है, मतलब ये तो कहीं का कानून नहीं है और ये सब चलन का मसला है। लेखक अपना एग्रीमेंट बनाए और अगर प्रकाशक उस पे उसकी सहमति है तो वो साइन कर सकता है। असल में जो एग्रीमेंट है वो दो लोगों के बीच की सहमति है कि मतलब ये पॉइंट है और ये आपका पॉइंट है, हमारा पॉइंट है। अगर कोई एक व्यक्ति उसमें से मान लीजिए आप समझ सकते हैं कि थोड़ा शातिर है, थोड़ा चालाक है, तो वो कोशिश करेगा कि जो बिंदु हैं वो उसकी तरफ अधिक टिल्टेड हो, जैसा कि इन्होंने बोला बेंड हो, है ना। लेकिन अगर आप सजग नहीं है, चाहे प्रकाशक सजग ना हो, है ना, या लेखक सजग ना हो, तो चूक हो सकती है। पहली चीज, हम किसी से भी इतनी ज्यादा सदाशयता या इतनी ज्यादा मतलब भलमनसाहट की उम्मीद करें कि हम उसमें मूर्ख साबित हों, तो ये एक गलत प्रैक्टिस है, चाहे वो लेखक कर रहा हो चाहे प्रकाशक कर रहा हो। आपने दूसरा सवाल किया कि मतलब जो रॉयल्टी देने की बात है कि जितनी प्रतियां छपी कुछ, रॉयल्टी कुछ दी गई। तो देखिए, ये कोई तरीका भी नहीं है मुकेश जी, मतलब कहीं पे भी ये तरीका नहीं है कि हम ये जान सकें कि भाई जो रॉयल्टी दी जा रही है वो ठीक है या नहीं है। तो हमेशा से ही ये रिश्ता असल में भरोसे का है और ये ऐसा काम है कि जिसमें आमतौर पे प्रकाशक पूरी दुनिया भर में ही बेईमान दिखते नजर आते हैं। मतलब वो जो बड़े कॉरपोरेट प्रकाशक हैं उनके साथ आप अधिक यकीन इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आप ये मान के चलते हैं कि उनके यहाँ अगर एक प्रति भी, समीक्षार्थ भी कहीं भेजी जा रही होगी तो वो भी ऑडिट का हिस्सा होगी, है ना। अगर वो नहीं है ऐसा तो आप आमतौर पे उस पर अविश्वास करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए थर्ड पार्टी पे हमेशा भरोसा किया जाता है दुनिया भर में हर चीज में। जैसे मान लीजिए अगर अभी कोई सरकार है, वो अपना जो कहीं का सर्वेक्षण करेगी और अपना डेटा देगी, तो आप उस पर यकीन नहीं करेंगे, आप हमेशा थर्ड पार्टी पे यकीन करेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि भाई वो तो अपनी चीजों को सही बताएंगे या अपने पक्ष में बताएंगे। उसी तरीके से हम जो डेटा दे रहे हैं या कोई भी दे रहा है, उससे अधिक अगर किसी को मान लीजिए भरोसे के आसपास पहुंचना है तो हमेशा थर्ड पार्टी का यकीन करना होगा। जैसे उदाहरण के लिए दुनिया भर में निल्सन के डेटा को लोग एक मतलब
एक रेफरेंस मानते रहे हैं। इंडिया में भी ये माना जाता है कि कोई किताब अगर मान लीजिए 500 कॉपी बिकी निल्सन के डेटा में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसकी कुल मिलाकर के इधर उधर जो जिनको वो ट्रैक नहीं कर पाता है जिन बिक्रियों को, तो उससे 2.5 गुना प्रतियां बिकी होंगी या 3 गुना, मतलब 2.5 मैक्स मतलब मिनिमम है और 3 मैक्सिमम है। मतलब एक मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये आप अगर जैसे मान लेते हैं कि हम चूंकि प्रकाशकों का नाम लेना ठीक नहीं होगा, हम अंग्रेजी के भी प्रकाशकों का एग्जाम्पल ले लें। यहाँ अंग्रेजी हिंदी का कोई अंतर नहीं है, ये हमारे दिमाग का भी एक कह सकते हैं कि दोष है कि हम इस तरह से बायस तरीके से सोचते हैं कि हिंदी के प्रैक्टिसेस गलत हैं, अंग्रेजी के प्रैक्टिसेस अच्छे हैं। वहां पे भी लोगों का उतना ही बड़ा दुख है जितना बड़ा दुख यहाँ पर है, क्योंकि हम को पब्लिशिंग में अंग्रेजी पब्लिशर्स के साथ भी काम कर चुके हैं। लेकिन वहां पर यह है कि अगर कोई डेटा दिया जा रहा है कि आपकी किताब की 700 प्रति बिकी है, और तो आप देखेंगे कि आमतौर पे निल्सन पे वही डेटा 200, 250, 250 कॉपी का हो, यानी एक तरीका ये भी है। तो मैं फिर से बात पे लौटता हूँ कि ये असल में एक भरोसे का ही रिश्ता है, और इसको जांचने के यही सब तरीके हो सकते हैं। अगर कोई किताब बिक रही है तो वो निश्चित तौर पे समाज में दिखाई भी पड़ रही होगी। मतलब जैसे अभी अनुशक्ति ने कहा कि नौकर की कमीज या दीवार में एक खिड़की रहती थी किताब जो है ज्यादातर हिंदी पाठकों के बीच होगी, तो वो इस बात का द्योतक है कि वो किताब बिकती है। लेकिन अगर ऐसी भी बहुत सारी किताबें होंगी जो हम मित्र समूह में लोग जानते तो हैं, लेकिन सामान्य पाठकों में उसके बारे में कोई हवा नहीं होगी, किसी को कोई अंदाजा नहीं होगा। लेकिन अगर उस लेखक को भी ये उम्मीद है कि उसकी रॉयल्टी लाखों में हो, तो ये उसकी भी एक ऐसी उम्मीद है जो मतलब मुझे लगता है कि बेबुनियाद है। तो ये सब बहुत सारे तरीके हैं जांचने के, और लेकिन जो प्रकाशक कह रहा है, देखिए, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रकाशक बेईमान ही है। जैसे मान लीजिए हम अपने बहुत सारे लेखकों को लाखों में लॉयल्टी देते हैं, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे उन लेखकों को में से किसी को मन में बात आती हो कि प्रकाशक मेरा रॉयल्टी चोरी कर रहा है। तो इस चीज को, लेकिन हम एक प्रकाशक इस चीज को दूर करने की कोशिश कर सकता है कि कैसे उसके लेखक का भरोसा उस पर अधिक से अधिक जमे, उसके साथ कैसे आप कम्युनिकेट करें कि वो आपके ऊपर भरोसा करे, और कोई तरीका नहीं। जी अनुशक्ति जी, ये जो विनोद कुमार शुक्ल जी ने कहा कि ठगी हो रही है लेखकों के साथ, ये एक शैलेश जी कह रहे हैं कि ये बेसिकली एक ईमानदार रिश्ता हो तभी एक गुंजाइश है कि दोनों के बीच में एक तालमेल बने और इस तरह के विवाद ना खड़े हो। लेकिन जो चंदन जी ने कहा कि जब आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी प्रकाशक से बात करते हैं तो आपका पलड़ा हमेशा झुका रहता है, आप उस पर निर्भर हैं। हो सकता है कि 2, 4, 10, 20 ऐसे बड़े लेखक हों जिनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रकाशक उनके पास आते हैं कि आप अपनी रचना दीजिए, लेकिन सामान्य तौर पर आज जो नए हैं और कल को जो वरिष्ठ हो जाएंगे उनकी डिपेंडेंसी रहेगी। क्या कोई लेखक समाज संगठित होकर खुद एक इस तरह का सिस्टम बना सकता है जिससे बार्गेनिंग पावर लेखकों के पास आ जाए? लेखकों के, क्योंकि बहुत सारे लेखक एग्रीमेंट पढ़ना नहीं जानते, समझते नहीं है, एग्रीमेंट को लेकर किसी वकील से नहीं मिलेंगे कि भाई इसमें ये है कि नहीं है। तो अगर कोई ऐसी व्यवस्था डेवलप की जा सके तो क्या ज्यादा कारगर हो सकती है इन विवादों से बचने के मामले में? मुकेश जी, मैं एक चीज मानती हूँ कि मैन्युफैक्चरर, हमारे इस केस में जो लेखक और प्रकाशक के केस में मैन्युफैक्चरर, बेसिक मैन्युफैक्चरर लेखक होता है। किसी भी इंडस्ट्री में आप जाइए, जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके हित का ख्याल रखना। आप चाहे आप तो हैंडलूम में जाएं या फिर पावरलूम में या फिर जिस भी हस्तकरघा किसी भी चीज में आप जाएं, तो जो अब एक नई प्रैक्टिस शुरू हो रही है उसमें ये ध्यान दिया जा रहा है, इस पर बल दिया जा रहा है कि जो लोग बेसिक जनरेटर हैं, जो लोग मेन जनरेटर हैं, उनके पास उनके किए हुए काम का सबसे मौलिक, सबसे अच्छा और सबसे अधिक वाला प्रतिशत जाए। दूसरा हिस्सा होता है वितरण विपणन का। सिंस किताबें जो होती हैं वो लेखकों की बौद्धिक संपदा होती है उसमें, और ये बात चंदन भी बहुत बार लिख चुके हैं कि हम अगर लिखेंगे नहीं तो क्या आप खाली पन्नों को छापेंगे? तो आप खाली पन्नों की मार्केटिंग, वितरण या विपणन नहीं कर सकते, ठीक है। अब लेखकों के बारे में, अब ये देखिए, लेखकों के बारे में ये एक आम राय बन गई है कि चूंकि ये खुद बहुत बौद्धिक होते हैं, खुद बहुत जानने वाले होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो ये अपनी चीजें हैंडल कर लेते हैं।
जैसे कि नॉर्मली जो गवर्नमेंट है, जो कि पावर है, अथॉरिटी है, अन्य सेक्टर में वो ख्याल रखता है। ऑल्दो अथॉरिटी हमें अक्सर बायस्ड भी होता है, पर फिर भी अथॉरिटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग, जो प्राइवेट सेक्टर है उसका ख्याल रखना। लेखकों के केस में ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। एक ऐसे ही पोस्ट पर हमारी और चंदन की बात हो रही थी संभवतः कि हमारा एक कोऑपरेटिव होना चाहिए, राइटर्स कोऑपरेटिव होना चाहिए, ऐसा ही कुछ ना चंदन आप कह रहे थे संभवतः। जी, मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि हमारे लेखकों का ही कोई अगर संगठन हो जो ये सारी चीजें तय करने लगे। कमेंट पढ़ा था कोऑपरेटिव जैसा। देखिए, मुझे कोऑपरेटिव जैसी बात नहीं समझ में आती है। मुझे ये समझ में आता है कि इफ समबडी इज टॉकिंग अबाउट समथिंग, लेखक संगठन बना करके काम करने से पहले कम से कम आप शुरुआत में तो 2-4 लोग साथ आए, 2-4 लोग तो बातें करें। until you have not started to speak, how would you gain a support? तो आप अगर एक व्यक्ति बोल रहा है, उसके साथ 2 व्यक्ति बोल रहे हैं, 3 व्यक्ति बोलने लग जा रहे हैं, तो कम से कम 3-4 लोग साथ में आए। संगठन बनना ना बनना बात की बात होती है। आवाज और स्वर जो है वो बहुत आवश्यक है। तो आप एक मतलब इट्स नॉर्मल, इट्स डेमोक्रेसी, राइट, कि एक बल को आप आवाज नहीं देंगे, उसे दबाने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी ऑल इन वेन। संगठन जैसी चीजें इट विल बी, देखिए हर संगठन का अपना एक प्रयोजन हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। मुझे लगता है कि हर संस्था जो है अपने उद्देश्य से डेविएट हो जाती है। मेन बात ये क्या है कि कुछ लोग जो अगर आवाज उठा रहे हैं, देयर शुड बी, हमारी जो इनर कॉन्साइंस है, हमारी बेसिक ईमानदारी है, जो कि आपने कहा, शैलेश ने कहा कि भरोसे की बात होती है ये, तो बेसिक ईमानदारी का पालन तो हम लोग सब कर सकते हैं। संगठन तो अभी भी हमारे पास जलेस और प्रलेस है ही ना, प्रगति नहीं, देखिए ये ईमानदारी वाला मसला ऐसा है, ये सेल्फ रेगुलेशन की तरफ ले जाता है। लेकिन ये चलता नहीं है। हम मीडिया इंडस्ट्री में भी देख रहे हैं सेल्फ रेगुलेशन का क्या हाल है, तो ये कहीं चलता नहीं है। हमें कुछ चीजों पर ठोस बात करनी पड़ेगी और ठोस उसके नियम बनाने पड़ेंगे, और उस दिशा में जब तक लेखक खुद संगठित होकर नहीं प्रयास करेंगे तब तक ये इसी तरह से चलता रहेगा और इसी तरह से शक शुबहे बनते रहेंगे। मेरी एक बात बताइए, संगठन का मतलब क्या एक संस्था ही होती है? क्या सामूहिक आवाज को आप संगठन नहीं कह सकते हैं लेखकों का? सामूहिक आवाज आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएगी, लेकिन जब आपको नेगोशिएट करना है किसी पब्लिशर से, तब तो आपको वहां पर एक खाके के साथ जाना पड़ेगा। मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए आपका, जो आपकी आवाज बात रखे। ऑलरेडी जलेस और प्रलेस हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। एक मजाक की बात है अलग की, लेकिन वो अपने आप में सच बात है कि जो ये अभी मुकेश जी ने कहा कि जो आंकड़ों को वेरीफाई करने की बात है ना, एक तरीका ये भी है कि लेखक खुद छापे अपनी किताबें, तो वो बेटर जान पाएगा कि उसकी किताब सचमुच में कितनी कॉपी बिक रही है। मतलब बेस्ट प्रैक्टिस वही है। बहुत सारे इधर मैंने देखा कि लोगों ने इस तरह के प्रयास। शैलेश जी, मैं इसको लेखक खुद छापे, लेखक क्यों छापे भाई? हम लोग आउटसोर्स करते हैं बिजनेस, राइट? कि मैं मान लीजिए एक मतलब वही आउटसोर्स करे, कहने का मतलब कि छापने का, जैसे हम खुद प्रिंटिंग प्रेस थोड़ी है हमारे पास, हम उसको आउटसोर्स किए हुए हैं। तो वैसे ही आप भी, मतलब लोग आउटसोर्स कर सकते हैं और एक बार देख सकते हैं। नहीं, देखिए या एक मिनट, देखिए एक मिनट, विशेषज्ञता का सवाल है। लेखक रचनाकर में विशेषज्ञता रखता है, लेकिन वितरण का उसको जानकारी नहीं है, प्रिंटिंग की उसको जानकारी नहीं है, जिस तरह से किताबें छपती हैं उसके बारे में वो जानकार नहीं है। तो उससे क्यों अपेक्षा किया जाए कि आप किताबें भी छापें, किताबें बेचें भी? और कुछ लोग ये प्रयोग हुए हैं और विफल भी हुए। लेखक संगठन, बहुत सारे लेखकों ने किया। लेखक संगठन तो ये काम कर सकता है कि मतलब हर तरह का भरोसेमंद एक यूनिट बना सकता है और उस पर ट्रस्ट करते हुए, उस पर भरोसा करते हुए एक थोड़ा अधिक फुल प्रूफ की तरफ मतलब सिस्टम को लेके जा सकता है। जैसे मतलब मैं चुनौती दे रहे हैं लेखकों को। मैं चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। शैलेश जी, एक छोटा सा चंदन जी की प्रतिक्रिया चाहता हूं मैं। लेखक खुद छापें, लेखक संगठन खुद छापें और करके देख लें, वापस उनको प्रकाशकों के पास आना पड़ेगा? नहीं आना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वो एक बेहतर सिस्टम बनेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि ये जो मतलब ईमानदारी या अविश्वास या इस तरह की जो चीजें हैं,
वहां पे भी हालांकि लेखक को ट्रस्ट ही करना पड़ेगा उस संगठन के लोगों पर कि वो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन मतलब फिर भी उन पे उनका अधिक ट्रस्ट होगा क्योंकि ये उनके अपने लोग होंगे, ऐसा मानेंगे। क्योंकि यहाँ मैंने देखा इस पूरे प्रैक्टिस में जो अभी बातचीत हुई है इंटरनेट पे, उसमें ऐसा लगा देख करके कि ज्यादातर लोगों ने मतलब एक नदी है जो मान लीजिए पैसों की नदी बह रही है या जो भी कह लीजिए, या पांडुलिपियों की नदी बह रही है, कुछ भी कह सकते हैं, उसमें प्रकाशक दूसरी छोर पे खड़ा है और लेखक दूसरी छोर पे खड़ा है, दोनों में कोई मेल नहीं है, दोनों में कोई मित्रता नहीं है, दोनों में कोई भरोसा नहीं है। तो संवादहीनता इसको की अवस्था है, हाँ अत्यधिक हाँ संवादहीनता। हाँ हाँ जो भी है, तो इसका सोल्यूशन या तो यही हो सकता है कि एक इसका कोई ऑल्टरनेट हो। अब ऑल्टरनेट यही नहीं बनाएंगे, मतलब जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है हमेशा ऑल्टरनेट एक दूसरा व्यक्ति बनाता है, एक दूसरे तरह का सिस्टम किसी को बनाना पड़ेगा, वो चाहे लेखक जी। संगठन बनाए, चाहे कोई एक अन्य प्रकाशक ही बनाए, लेकिन मेरे ख्याल से वो वैसे ही निकलेगा रास्ता। मैं ये कहना चाहता हूं कि मतलब सब चीजों का एक भरोसेमंद तरीका जो निकालना है वो लेखकों को आपस में मिल करके तय करना होगा, चाहे सांगठनिक रूप से करें, चाहे वो सोशल मीडिया पे कोई एक वर्चुअल संगठन बना के ही करें, जैसे भी करें, मतलब कोई जरूरी चंदन नहीं जी, कि क्या लेखकों और प्रकाशकों का कोई इस तरह से मंच होना चाहिए जहां पर इस तरह की चीजों को डिस्कस करके एक स्टैंडर्डाइज एक फॉर्मेट हो एग्रीमेंट का, या दूसरे जो चीजें हैं, नए प्लेटफॉर्म आ गए हैं उनकी किंडल और दूसरे ई बुक और तमाम चीजों की नई चीजें जुड़ती जा रही हैं, उन सबको ध्यान में रखकर अब नए सिरे से प्रकाशक और लेखक के रिश्ते को आकार दिए जाने की जरूरत है, समय आ गया। मुझे लगता है कि जैसे पिछले अगर 100 सालों का इतिहास देखें आप, पब्लिकेशन 180 सालों का, तो ये झगड़े बहुत पुराने हैं। झगड़े पुराने से मेरा मतलब है कि मैं इसको मटियाना नहीं चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सारे उपायों पे हम बात कर रहे हैं वे सारे हुए हैं। मतलब प्रेमचंद के जमाने से इतने बड़े बड़े लेखकों को अपना पब्लिकेशन स्टार्ट करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं प्रेमचंद हुए, उपेंद्रनाथ अश्क हुए, बहुत बड़े से नाम है, मेरी जानकारी छोटी है इस मामले में, लेकिन बहुत लोगों ने प्रकाशन शुरू किया और कुछ लोग सफल हुए, कुछ लोग, बहुत लोग असफल हुए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि उसमें डिफरेंट एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। मेरा इसमें दूसरा एक, मैं जो सोच रहा हूं इन दिनों कि इसमें अब समय आ गया है कि जो जो जिसका एक्सपर्टीज है उसको करने दिया जाए, लेकिन जो एग्रीमेंट पार्ट है, और ये स्टेप वाइज ही होगा, उसमें सॉरी उसमें हस्तक्षेप के लिए लेजिस्लेटिव करेक्शंस की जरूरत है। जैसे आप, इसलिए मैंने जब अनुशक्ति ने कहा कि कोऑपरेटिव, तो मैं उस पर उतना ज्यादा अब यकीन नहीं, क्योंकि कोऑपरेटिव का अगर हाल आपको जानना है तो आपको अब्दुल बिस्मिल्लाह का झीनी झीनी बीनी चदरिया पढ़ना चाहिए, कि वो लोग, मतलब जो हम जिन कॉरपोरेट लूट्स की कहानियां पढ़ते हैं उसके भी कान काटने वाले उसमें खड़े हो जाते हैं। तो वो भी उतना करेक्टिव मोड मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि कुछ न्यूनतम तय होना चाहिए कि आप, जैसे मान लीजिए आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट नॉर्मल इंडस्ट्री में कितना है, लेट से 25% और 30%, नॉर्मल इतना होता है, फूड इंडस्ट्री में 36% है, तो लेखक को इतनी रॉयल्टी की बात होनी चाहिए। आखिर में आपके पास, अभी आपने देखा गौरीनाथ जी ने एक पोस्ट लिखी थी, और आई थिंक पब्लिशर्स की तरफ से एकमात्र वही रहे जिन्होंने बड़ी ओपनली लिखा कि उनकी समस्याएं क्या क्या हैं। उन्होंने लिखा कि 30% आपको इनको देना पड़ता है, 30% चपरासी को, 30% विभागाध्यक्ष को, इनको उनको सबको देना पड़ता है। मेरा क्वेश्चन बस इतना रहता है कि जब जितना भी नाम आप जोड़ते जाएंगे उसमें पॉइंट ये आएगा कि क्या केवल लेखक के लिए नहीं बचता है फिर पैसा? अगर सबको देने के लिए, पूरी दुनिया को देने के लिए पैसा है रिश्वत के नाम पर, वो सिस्टम जिसने भी शुरू किया वो जाने, क्योंकि लाइब्रेरी खरीद जो रही, जो सरकारी खरीद रही, उसने भारत में कम से कम हिंदी बेल्ट में तो, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये बात क्योंकि मेरे कुछ तमिलियन दोस्तों ने बताया कि कैसे बीच में प्रयास हुए कि क्षेत्रीय भाषाओं के बजट को हिंदी के लिए डाइवर्ट किया गया, तो हुआ तो वो राष्ट्रीय एकता के नाम पर, पता नहीं बड़ी बड़ी बातों के नाम पर, लेकिन उसका उपयोग इन्हीं सब खरीद बिक्री में लगा रहा।
तो उससे उस चीज ने वही प्रभाव पैदा किया जो एक समय अफीम युद्ध ने चाइना में किया था। वहां पर लोगों ने डोज देकर मार डाला, और यहाँ पर वो अब लाइब्रेरी खरीद एक ऐसा नेक्सस बन गया कि जैसा मैंने आपको बताया कि एक उसका नुक्ता बता रहा हूं मैं कि उसके नशे में लोगों ने पेपर बैग निकालना ही बंद कर दिया था बीच में। वो तो जब नए लोग आने लगे हैं या फिर जब बजट कम सिकुड़ा है तो लोग पेपर बैग पे आए हैं। एक अलग एस्पेक्ट की बात है। मेरा इसमें कहना यह है कि इसमें एक जैसे आप एमआरपी तय करते हैं, एमएसपी तय करते हैं चीजों का, वैसा ही अब वो कैसे निकलेगा मैं अकेले यहाँ बैठ के कैसे बता सकता हूँ, बट इसमें लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे बाकी चीजों पे अभी ये बातें इंटरफेरेंस की जो आप बात कर रहे हैं, कोई मंच बनेगा, कोई जाके बात करेगा, मुझे उसमें कोई करेक्शन की उम्मीद नहीं दिखती है। नहीं, बात करने का मतलब चंदन जी, बात करने का मतलब ये हुआ कि मंच बनने की बात भी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों का कोई अगर एक समूह है जो एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाता है, कोई एक मान लीजिए ट्रस्टवर्दी मतलब लॉयर्स या वकील का एक समूह है जो जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, और वो आपके लिए मतलब लीगल टर्म्स नेगोशिएट करता है, तो वो तो आप कर सकते हैं ना, मतलब आप लेखक लोग आपस में मिलकर कि भाई हमारे 5 ऐसे भरोसेमंद लॉयर्स हैं जो हमारे हित में काम करेंगे, और सभी प्रकाशकों के साथ ये नेगोशिएट करेंगे कि भाई कोई लेखक है, उसकी किताब छप रही है तो उसमें ये बिंदु तो उसी के पक्ष में होने चाहिए। दूसरा पॉइंट जो आपने मतलब आपने एक बार लिखा भी था, मैंने पढ़ा था आपका एक स्टेटस, वो 15%, 18% या 20% इस तरह की जो बात थी, मतलब परसेंटेज की। तो जैसे मैं आपको अपना कैलकुलेशन बताता हूँ कि आमतौर पे हम अपनी किताबों की कीमत जो हमारी प्रिंट लागत है, मतलब केवल मुद्रित लागत, उस मुद्रित लागत में संपादन का खर्च, भंडारण का खर्च और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और अन्य खर्च नहीं जुड़े हुए हैं, केवल और केवल छपाई का खर्च जो है, उस छपाई के खर्चे के अनुपात में 5 गुना से मतलब 4 से 5 गुना की एमआरपी रखते हैं। इसके बावजूद भी हमें डिस्ट्रीब्यूटर को जो किताबें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे ऑफलाइन कर रहा है चाहे ऑनलाइन कर रहा है, उसमें 50 से 55% तक का डिस्काउंट देना पड़ता है। यानी कुछ ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिसका हम नाम नहीं ले सकते कि किसको हम 55 दे रहे हैं, किसको 50 दे रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर हमें 55 भी देना पड़ रहा है और मिनिमम 50% डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्काउंट देना पड़ रहा है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि एक किताब का मूल्य 100 रुपए है, 200 रुपए है और हमारी 50 रुपए उसकी प्रिंट लागत है, तो हमारे पास अधिकतम 90 रुपए के आसपास ही आएगा, अगर 55 वाले कैलकुलेशन देखें। और अगर 50 वाले से देखें तो 100 रुपए आएंगे, जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन और उसकी इन्वेंट्री का जहां आप रखेंगे उसका एक किराया देंगे, वो उसका खर्च अगर आप 10 रुपए भी जोड़ें तो 60 रुपए इसका खर्च हुआ। अगर आप अपने एडिटोरियल का खर्चा अगर दो बारी का आप प्रूफ रीडिंग एडिटिंग भी करा रहे हैं और उसको भी अगर आप औसत 10 रुपए भी निकालें तो 70 रुपए हुए। और इसके बाद अगर आपके पास 20 रुपए बचे, जिसमें से कि आप लेखक को 10% की रॉयल्टी दे रहे हैं, तो 20 रुपए उसको चले गए। तो हमारा तो कैलकुलेशन ये है कि हम 1000, 1500, 2000 कॉपी में हमारे पास एक भी रुपए नहीं आते हैं। वो रुपए ही तब आते हैं जब उसके नंबर्स बड़े हों। तो जो आप बात कर रहे थे कि मतलब 15 या 18%, आप ये भी कह रहे हैं कि उसी को 35% क्यों नहीं दे दिया जाता। उस 35% को अगर देंगे तो किताबों की कीमत जो हम 200 रुपए रख रहे हैं उसकी कीमत 500 रुपए में होगी। आप अगर नॉर्मल गणित अगर कोई भी जानता हो तो आप करके देख सकते हैं, इतनी गणित तो सभी को आती होगी। तो 500 रुपए की कीमत में क्या हमारा समाज 500 रुपए की कीमत का पेपर बैग लेने को तैयार है? मेरा सवाल है, जी, आप कहते हैं 1000, 1500 में आपके पास कुछ नहीं बचता है। प्रकाशक तो पहले 500 कॉपीज का संस्करण निकालते हैं, 500 कॉपीज के अलावा संस्करण अब उस पे भी मैं आता हूँ। देखिए, कॉपीज का संस्करण निकला, जब इतना घाटे का सौदा है, 500, तो आप एहसान क्यों करते हैं लेखकों को छापकर? नहीं, कोई एहसान कहाँ कर रहा है? नहीं, एहसान करने की तो बात है। हमारे लिए तो अनुशक्ति, ये तो सर्वाइवल का मसला है, एहसान नहीं, पहचान का मसला है। मतलब हम खड़े ही तब होंगे ना जब हमारे पास किताबें होंगी और किताब तरह तरह की किताबें होंगी, तरह तरह के लेखक होंगे। हमेशा आप कमाते नंबर्स में हैं, बड़े नंबर में। मतलब कि आप साल भर में अगर मान लीजिए कि अगर हिंदू युग साल भर में 2 लाख कॉपी बेचता हो,
तो उन 2 लाख किताबों में से 1.5 लाख किताबों में वो प्रॉफिट में होगा और 50,000 किताबों में वो माइनस में होगा, तो ओवरऑल तो वो प्रॉफिट में है। मैं आपको एक सिंपल जी मैं तो मेरा भाई इसका मतलब इसका मतलब ये है अनुशक्ति कि एक-एक किताब में आप फायदे या नुकसान को जोड़ करके नहीं देख सकते। बिल्कुल, लेकिन जो भी प्रैक्टिस है, जो 10% या 12%, 15% या कोई जितना भी प्रतिशत दे रहा हो, वो प्रैक्टिस बुरी नहीं है। मैं ये बात रखना चाह रहा था। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रैक्टिस बुरी नहीं है। अब मैं आती हूँ, ये कॉल ऑफ बिज़नेस है कि आप हमेशा जो है वो ग्रेटर प्रॉफिट के चक्कर में जो क्या कहते हैं जो स्मॉलर कैजुअलिटीज़ हैं, जो स्मॉलर लॉसेस हैं उसको आप नहीं कंसीडर करते हैं। आप उसको ये कहते हैं कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ही आप उसको जोड़ करके चलते हैं या फिर टोटल आपका जो बिज़नेस लागत है उसमें जोड़ करके चलते हैं। छोटा-सा उदाहरण दूँगी। मेरा भाई जिस कंपनी में अभी में काम कर रहा है, उसकी जो बहुत सारे वो हैं मतलब कपड़े हैं वो विदेशों में एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है? उन्होंने एक्सपोर्ट होने वाले कपड़े अगर 5,000 यूनिट एक्सपोर्ट हो रही है तो उसकी कंपनी 5,500 यूनिट्स बनाती है, ठीक है? वो मान करके चलते हैं कि 10% डैमेज होगा, बर्बाद होगा, उसका किसी का हेम खराब होगा, किसी का ये खराब होगा, वो खराब होगा, ठीक है? आप उसको तो क्या अब इस चक्कर में अब वो अपना 5,500 बना करके चलते हैं और वो कंपनीज जो हैं वो 5,500 का वो इस तरह से इनको पैसे देती है कि 5,500 का वो पूरा मतलब 5,000 में के दिए हुए पैसे में 5,500 का पूरा वो क्या कहते हैं मैनेज कर। अनुशक्ति जी वही शैलेश जी कह रहे थे कि देखिए प्रोडक्ट भी अलग अलग है ना। अगर कोई शर्ट बाहर कोई कपड़े बाहर बिकते हैं तो उस तरह से उनकी कीमतें होती है। जो हिंदी का पाठक है वो क्या महंगी किताबें खरीदने की तैयार, अगर 500 रुपए की किताब होगी तो खरीदे। जी नहीं अनुशक्ति, एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा अभी, मतलब आप अपनी बात कहिएगा। जैसे देखिए क्या है कि जो किताबों जैसे दुनिया भर में तमाम तरह के व्यवसाय हैं, उनमें किताब के व्यवसाय के साथ ये भी है कि किताबों का बिजनेस सेल ऑन रिटर्न है। मतलब बिजनेस में आमतौर पे ऐसा होता है कि हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, किसी रिटेलर को जब हम किताब बेच रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, तो हमने उसकी बिलिंग तो कर दी होती है, लेकिन वो हमें कभी भी रिटर्न कर सकता है उसको, और जब रिटर्न करेगा तब हम उसको क्रेडिट नोट देना होगा। मतलब हम इतनी टेक्निकलिटी में भी नहीं जाएंगे, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो मेरा प्रकाशकीय अनुभव है कि मतलब मैं तो खुद भी प्रकाशक एक्सीडेंटली बना हूं, मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं पता था प्रकाशन की दुनिया। अभी भी मुझे सामान्य जो अनुभवी प्रकाशक होंगे उनकी तुलना में 1/10 पता होगा या और भी कम पता होगा। लेकिन उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे लेखकों की दुनिया में भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको कि प्रकाशन की के तंत्र का ठीक कैसे चल रहा है, क्या क्या कहाँ पे अच्छाइयाँ, क्या कहाँ बुराइयाँ, कहाँ चैलेंजेज हैं, कहाँ पे मजा है, ये ठीक से बहुत कम लोगों को पता है। तो सबसे ज्यादा तो अभी ये जरूरी है अनुशक्ति कि लोगों को इस बारे में ही एजुकेट किया जाए कि मतलब तभी मुझे लगता है कि थोड़ा भरोसा भी होगा लोगों को। ये अभरोसा भी इस कारण से है क्योंकि मतलब लोगों को प्रकाशकों का भी कुछ भी पता नहीं। जी क्योंकि समय खत्म हो रहा है अनुशक्ति जी, बातचीत को हमें रोकना पड़ेगा। लेकिन ये कुल मिला के मामला ये बन रहा है कि कहीं ना कहीं एक ऐसे तंत्र की जरूरत है, एक ऐसे संगठन फोरम की जरूरत है जहां पर ये जो समस्याएं हैं प्रकाशक की और लेखक की और जो भरोसे क्या संकट है, इसको निपटाने के लिए कोई पहल की जाए। ये नहीं तो ये बातें तो निरंतर चलती रहेंगी। प्रकाशक की अपनी चुनौतियां हैं, लेखक के सामने अपनी समस्याएं हैं, लेखक को पूरी जानकारी मिल रही है नहीं मिल रही, या प्रकाशक के बारे में वो कुछ धारणाएं बना के रखा हुआ है, वो भी कितनी सही हैं। ये तमाम चीजें हैं जिन पर इस आधे पौन घंटे के प्रोग्राम में हम लोग बात भी नहीं कर सकते और उस पर किसी निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन लबोलुआब ये है कि लेखक को उसकी रचना का पूरा पारिश्रमिक मिलना चाहिए, उसे उसका देय मिलना चाहिए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए और इसकी पहल प्रकाशकों की तरफ से भी होनी चाहिए और लेखक संगठनों की तरफ से भी। बहुत बहुत शुक्रिया आज की बातचीत के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।